Hi everyone, I hope all of you are doing fine. So, let's start today's lecture. In the previous lecture, I gave you a home task to solve it. I hope every one of you have attempted it. So, let's discuss the solution. The question was, consider three processes A, B, and C to be scheduled as per SRTF. SRTF means shortest remaining time first, and it was a preemptive algorithm. प्रीएम्प्टिव मीन्स कि फोर्सफुली आप सीपीयू को प्रीएम्प्ट कर सकते हैं किसी भी प्रोसेस से. द प्रोसेस ए इज नोन टू बी शेड्यूल्ड फर्स्ट. प्रोसेस ए को पहले सीपीयू मिला एंड व्हेन ए हैज़ रन फॉर 7 यूनिट ऑफ टाइम, इसने 7 यूनिट ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट कर लिया था एंड कुछ रिमेनिंग टाइम बाकी था जो हमें फाइंड आउट करना है. देन प्रोसेस सी हैज़ अराइव्ड. प्रोसेस सी आया एंड सी हैज़ रन फॉर 1 यूनिट ऑफ टाइम. 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट किया. देन प्रोसेस बी अराइव्ड. प्रोसेस बी आया, कंप्लीटेड इन 2 यूनिट ऑफ टाइम्स. 2 यूनिट ऑफ टाइम के अंदर प्रोसेस बी ने अपना कंप्लीट कर लिया है टास्क. देन व्हाट कुड बी द मिनिमम बर्स्ट टाइम ऑफ ए एंड सी. इन ए एंड सी का मिनिमम बर्स्ट टाइम हमें फाइंड आउट करना था. सो सी, एक बार देखो, बी आया और उसने 2 यूनिट ऑफ टाइम के अंदर अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया. ओके, यहाँ तक क्लियर है. तो जब बी ने सी को प्रीएम्प्ट किया था, बी ने सी से प्रीएम्प्ट किया था, तो सी ने 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट करवा लिया था. ओके, यहाँ तक पता है ना. एक सी ने 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट करवाया था. अब रिमेनिंग टाइम हमें फाइंड आउट करना है सी का. तो सी का अगर फाइंड आउट करना है तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट क्या कहता है. शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट क्या कहता है कि अगर कोई नई प्रोसेस आई है, मान के चलिए बी आया था और बी से पहले सी एग्जीक्यूट करवा रहा था. ओके, तो बी आते ही, बी जब आया तो सी से हमने प्रीएम्प्ट करवा लिया सीपीयू को और बी को सीपीयू मिल गया और बी ने एग्जीक्यूट करवाया 2 यूनिट ऑफ टाइम. तो इसका मतलब क्या है कि सी का जो ये रिमेनिंग टाइम था ये बी से बड़ा था. तो इसीलिए तो बी को सीपीयू मिला क्योंकि बी का बर्स्ट टाइम कम था सी से. अब हमें पता है कि सी ने 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट करवा लिया था और जो ये रिमेनिंग टाइम था ये बड़ा था इस बी के बर्स्ट टाइम से, विच इज 2. तो हम मान के चलते हैं अब हमें फाइंड आउट करना है मिनिमम बर्स्ट टाइम. मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है, हमें फाइंड आउट करना है मिनिमम. तो मिनिमम क्या है, 3. 2 से बड़ा होगा तो ये हम मान के चलते हैं कि ये 3 है. तो टोटल टाइम आपका सी का हुआ 4. अब ने प्रीएम्प्ट किया था ए को. ए एग्जीक्यूट पहले करवा रहा था. ए ने 7 यूनिट ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करवा लिया था पहले ही, और जैसे ही सी आया तो ए से सीपीयू को प्रीएम्प्ट करवा के सी को सीपीयू मिला. अब हमें पता है कि सीपीयू का जो टोटल टाइम निकल के आया है वो 4 है. इसका मतलब क्या है कि ए का जो ये रिमेनिंग टाइम था ये इस 4 से बड़ा था, इसीलिए तो सी को सीपीयू मिला है. तो हम मान के चल लेते हैं कि इसका जो रिमेनिंग टाइम था वो 5 था. तो टोटल टाइम आपका आया 12. तो देखो कोई ऑप्शन है 11, 4. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, 12 एंड 4. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल. एक बार दोबारा आप सोल्व करके देखिए. अगर आपसे सोल्यूशन नहीं हुआ था, वीडियो को एक बार दोबारा देखिए. आई होप दिस टाइम यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. सो now let's move towards our next topic, which is longest job first CPU scheduling. क्राइटेरिया क्या है इसके अंदर, बर्स्ट टाइम. ये जो एल्गोरिदम काम करेगा ये बर्स्ट टाइम के ऊपर ही काम करेगा. लॉन्गेस्ट जो फर्स्ट का मतलब क्या है कि जिसका भी बर्स्ट टाइम मैक्सिमम है उसको सीपीयू अलोकेट करवाएंगे हम. मोड क्या है, प्रीएम्प्टिव भी हो सकता है और नॉन प्रीएम्प्टिव भी हो सकता है. प्रीएम्प्टिव मीन्स इफ अ प्रोसेस 1 इज एग्जीक्यूटिंग इन द सीपीयू, और अगर कोई इससे बड़े बर्स्ट टाइम वाली प्रोसेस आती है तो हम इस P1 को बाहर निकाल के ले आएंगे और जो नई प्रोसेस आई है जिसका बर्स्ट टाइम ज़्यादा है उसको सीपीयू मिल जाएगा. ओके, क्लियर है.
सो इन दिस वीडियो हम देखेंगे नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम। ये एक एग्जांपल है जिसके अंदर 5 नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं, अराइवल टाइम हमें गिवन है, बस टाइम हमें गिवन है। तो चलो चार्ट ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले कौन आया, 0 के ऊपर P1 आया, P1 आया और इसको आते ही CPU मिला। इसका टोटल बर्स्ट टाइम था 2 नैनो सेकेंड्स, तो हमने 2 नैनो सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट करवाया और P1 कंप्लीट हो गया। अब देखो P1 ने एग्जीक्यूट करवाया है, दो तक कौन कौन सी प्रोसेस आ चुकी हैं। P2 आ चुका है 1 नैनो सेकेंड के ऊपर और P3 आ चुका है 2 नैनो सेकेंड्स के ऊपर। अब हमें चूज करना है जिसका भी बर्स्ट टाइम मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम है आपका P3 का, कितना है 6 यूनिट ऑफ टाइम। तो इसने P3 को CPU मिला एंड इसने 6 यूनिट ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट करवाया, तो अब टाइम हो चुका है 8 नैनो सेकेंड्स। अब देखो 8 तक कौन कौन आ चुका है, P4 भी आ चुका है, P5 भी आ चुका है, सारे 4 नैनो सेकेंड्स तक आ चुके हैं। ओके, तो अब चूज करो कि नेक्स्ट लॉन्गेस्ट बर्स्ट टाइम किसका है। अब हमें मिला है कि P5 का बर्स्ट टाइम सबसे ज़्यादा है, तो P5 को CPU मिलेगा। इसने एग्जीक्यूट करवाया 8 नैनो सेकेंड्स के लिए, तो टोटल टाइम अभी तक हो चुका है 16। अब इसका बस टाइम भी 0 हो चुका है और P5 कंप्लीट कर चुका है। अब देखो P4 और P2 बचा है। P4 का बस टाइम ज़्यादा है, विच इज़ P4 का बस टाइम ज़्यादा है, इसने एग्जीक्यूट करवाया 5 नैनो सेकेंड्स के लिए, तो 16 + 5 = 21। इसका रिमेनिंग टाइम 0 है, तो P4 भी कंप्लीट हो चुका है। अब एक ही प्रोसेस बची है, विच इज़ P2 ने एग्जीक्यूट करवाया 4 नैनो सेकेंड्स के लिए, तो टोटल टाइम हो गया आपका 25 नैनो सेकेंड। अब सारी प्रोसेस कंप्लीट कर चुकी हैं। कंसेप्ट समझ गए हो ना क्या है, जिसका भी बर्स्ट टाइम मैक्सिमम है उसको सिलेक्ट करना है और उसको CPU लोकेट करवा देना है। कोई प्रीएम्पशन हम नहीं कर रहे हैं, ये एल्गोरिदम फिलहाल हम नॉन प्रीएम्प्टिव मोड के अंदर पढ़ रहे हैं। तो कंप्लीशन टाइम एक बार फिल करो। P2 का कंप्लीशन टाइम है 25, उसके बाद P4 ने कंप्लीट किया है 21 के ऊपर, फिर P5 ने कंप्लीट किया 16 के ऊपर, फिर P3 ने कंप्लीट किया 8 के ऊपर और P1 ने कंप्लीट किया है 2 के ऊपर। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको। तो लेट्स कैलकुलेट टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला सबको याद है, क्या था, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, कि एक प्रोसेस किस टाइम के ऊपर CPU के अंदर आई और किस टाइम के ऊपर उसने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया, टोटल टाइम वो कितना आपके सिस्टम के अंदर ही, दैट इज़ टर्न अराउंड टाइम। तो कैलकुलेट करो। प्रोसेस P1 का कंप्लीशन टाइम है 2 और ये आया था 0 के ऊपर, तो टर्न अराउंड टाइम = 2। P2 का क्या है 25 - 1 = 24। P3 का है 8 - 2 = 6। P4 का है 21 - 3 = 18। P5 के लिए है 16 - 4 = 12। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब वेटिंग टाइम कैलकुलेट करो। वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या है, टर्न अराउंड टाइम, एक प्रोसेस कितने टाइम के लिए आपके सिस्टम के अंदर थी माइनस उसको एक्चुअल में कितना टाइम चाहिए था, कितने टाइम के लिए वो सिस्टम के अंदर रही पर उसको एक्चुअल में कितना टाइम चाहिए था, उन दोनों का डिफरेंस = वेटिंग टाइम। सो लेट्स कैलकुलेट फॉर P1। टर्न अराउंड टाइम ऑफ P1 = 2 और एक्चुअल टाइम चाहिए था 2, तो 0 है डिफरेंस। P2 का 24 - 4 = 20। P3 के लिए है 6 - 6 = 0। P4 के लिए है 18 - 5 = 13 एंड P5 के लिए है 12 - 8 = 4। यहाँ तक क्लियर है सबको। सो लेट्स कैलकुलेट देयर एवरेज टर्न अराउंड टाइम। एवरेज टर्न अराउंड टाइम = अब फॉर्मूला क्या है, इन सब को सम करो एंड डिवाइड कर दो बाय द नंबर ऑफ प्रोसेसेस। तो इनका सम क्या आएगा, 24 + 2 + 6 + 18 + 12 डिवाइडेड बाई कितने नंबर ऑफ प्रोसेस हैं 5। तो क्या आया 26 + 6 = 32 प्लस = 30, तो कितना आया 62/5। ओके, क्लियर है।
तो कितना रिजल्ट आएगा 12.40. ओके, लेट्स कैलकुलेट एवरेज वेटिंग टाइम. सेम फॉर्मूला, प्लस करो इन सबको एंड डिवाइड बाय द नंबर ऑफ प्रोसेसेस. तो सम करो 20 प्लस 13 प्लस 4 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ प्रोसेसेस. तो कितना आया, ये आया 33 प्लस कितना आया 37 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू कितना आएगा 7.40. ओके, एवरेज टर्न अराउंड टाइम हमने कैलकुलेट करवा लिया, एवरेज वेटिंग टाइम हमने कैलकुलेट करवा लिया है. आई होप दिस longest job first in non preemptive mode is clear to you all. So see you in the next video.